का है। दिस इज़ नाउन एज इंटरप्रिटेशन। तो NMR की जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू दी, आप कह लें UV की कह लें और IR की कह लें। देखें UV एंड IR की जो इंटरप्रिटेशन है वो इतनी ज़्यादा यानी कि आप कह लें कम्प्लेक्स नहीं है, उसमें इतने ज़्यादा यानी कि आप कह लें कि वाइड फिनोमिना नहीं होते। बट इन केस ऑफ NMR जो इंटरप्रिटेशन होती है इसमें एक सिंगल फिनोमिना यूज़ नहीं हो रहा होता, बल्कि इसके साथ साथ कोई 3-4 फिनोमिनाज होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके आप अपने जो है ना वो NMR स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से फिनोमिना बेसिकली हमें समझने पड़ेंगे बिफोर गोइंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो केमिकल शिफ्ट, इंटीग्रेशन, स्पिन स्प्लिटिंग, यानी कि केमिकल शिफ्ट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, स्प्लिटिंग हो गई, और जे कपलिंग जिसको कपलिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये वो 4 फिनोमिनाज हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्पेक्ट्रा की इंटरप्रिटेशन करनी है तो इन फिनोमिनाज को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह मैं आपको सिंपल वे में ये डिस्क्राइब करूँगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ओके, तो सबसे पहला जो है वो हम बात कर लेते हैं केमिकल शिफ्ट की। इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस। बेसिकली जो केमिकल शिफ्ट है, दिस गिव्स द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कि ये हमें बताती है कि आपका किस टाइप का प्रोटॉन है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटॉन, आपका अल्कीन का प्रोटॉन है, आपका अल्केन का प्रोटॉन है, आपका sp3 प्रोटॉन है, आपका sp2 प्रोटॉन है, आपका एरोमेटिक का प्रोटॉन है, आपका एल्डिहाइड का प्रोटॉन है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन है, ईथर का प्रोटॉन है, किस टाइप का प्रोटॉन है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये हमें फंक्शनल ग्रुप का कौन से फंक्शनल ग्रुप का कौन सा प्रोटॉन है, तो बेसिकली दिस इज़ द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये हमें जस्ट वो आइडेंटिफाई करवाती है कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो पीक है, ये जो किस प्रोटॉन की पीक होगी। तो ये बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं। 0 से लेकर 14 तक इसका जनरली स्केल होता है। किसका? 0 से लेकर 14 तक इसका जनरली स्केल होता है, एंड दिस इज़ नोन एज 14 ppm। ये ppm में लिया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन वो सोल्यूशन वाला नहीं है, ये दूसरा है। मैं जाके आगे फार्मूला भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ppm का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। ओके, ये जो 0 वैल्यू है, लेसर वैल्यू है, दिस इज़ द मोर शील्डेड। ये क्या है? ड्यू टू द मोर शील्डेड सिस्टम, जिसको हम क्या कहेंगे? अपफील्ड कहेंगे। एंड दिस विल क्रिएट द लेस एनर्जी गैप। बस आपने अभी तक ये याद रखना है, आगे जाकर मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो 14 की वैल्यू जैसे जैसे 0 से आप 14 की तरफ चले जाएंगे, ppm की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वो आपका जो सिस्टम होगा वो मोर डी शील्डेड सिस्टम होगा, जिसको डाउन फील्ड कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। मोर शील्डेड दिस इज द अप फील्ड एंड मोर डी शील्डेड इज द डाउन फील्ड। ओके हो गया स्टूडेंट? लाइक दिस आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। OH की पीक है, C एल्डिहाइड की है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह मिथाइल की है, मिथाइलिन की है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है। ईच प्रोटॉन हैज़ डिफरेंट एनर्जी गैप, सो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द गैप। अब हर प्रोटॉन का जो एनर्जी गैप है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? इसलिए हमें डिफरेंट रेडियो वेव्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं टू फिल दिस गैप, ठीक है? CH3 जो है, दिस इज द मोर शील्डेड सिस्टम होता है, एंड इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाती है? 0 वाले स्केल की तरफ मूव करती है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका जो प्रोटॉन होता है ये मोस्ट डी शील्डेड होता है, सिस्टम होता है, और ये वैल्यू किसकी तरफ जाती है? ये 14 की तरफ जाती है। ओके, इज इट क्लियर? यस। ये क्यों डी शील्डेड होता है, इसके रीज़न आगे जाके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो ये आप देखें, दिस इज द केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी, शिफ्ट इज़ फ्रॉम सर्टेन रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो शिफ्ट लेते हैं हम बिल्कुल को एक रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, ताकि हम उसको एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, ताकि हम बाकी जो इन्वायरमेंट है, बाकी जो प्रोटॉन है उसके साथ कंपेयर कर सकें। तो इसका जनरली जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो 0 लेते हैं, और ये किस का होता है? वो TMS का होता है। किसका होता है? TMS का, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है? तो TMS जो है, दिस इज़ द मोस्ट शील्डेड सिस्टम है, दिस इज़ द मोस्ट शील्डेड सिस्टम है, और इसकी जो जनरली ppm की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जनरली इसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं ताकि हम बाकी जितने भी प्रोटॉन हैं उनको इनके साथ कंपेयर कर सकें। तो बाकी प्रोटॉन की जो पीक्स होती हैं इसके साथ कंपेयर करके वैल्यूज़ उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लाइक दिस इज़ द टेट्रा मिथाइल सिलेन,
ओके आप देखें सिलिकॉन के सराउंड में आपको दीज आर दी 12 जो है वो प्रोटॉन हैं। TMS को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस हैं। तो 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि हैविंग इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट, दीज आर दी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो ये जो 12 प्रोटॉन हैं TMS के, दीज आर दी केमिकली इक्विवेलेंट, इनका जो इन्वायरमेंट है वो सबका सेम है। सो दे आर नाउन एज केमिकल इक्विवेलेंट। और वो प्रोटॉन जिनका इन्वायरमेंट सेम नहीं होता, जिसकी केमिकल शिफ्ट सेम नहीं होती, दे आर नाउन एज केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, या केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कहते हैं, या केमिकली इनइक्विवेलेंट उनको हम कहते हैं जनरली। ओके ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। ओके दिस इज़ द मोस्ट शील्डेड सिस्टम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैं, तो दिस इज़ द मोस्ट शील्डेड सिस्टम एंड इट इज़ एक्ट एज द रेफरेंस मटेरियल। ओके हो गया स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि वाई मोर शील्डेड सिस्टम शो लोअर PPM या अप फील्ड क्यों होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि मोर शील्डेड जो सिस्टम होता है उसकी वैल्यू लोअर PPM की तरफ क्यों जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ज़रा समझना है इसको, और बहुत ईजी है। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, हायर द अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, प्रोटॉन्स मौजूद हैं लाइक दिस। अब आपके पास 12 प्रोटॉन हैं, तो दीज आर दी इलेक्ट्रॉन, मिथाइल ग्रुप्स के हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, इसके सराउंड में, मैं ये सिर्फ बात समझा रहा हूँ, इसके सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू दी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो इस केस में आप देखें कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और आपकी क्या है, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड आप यूज़ कर रहे हैं इस सैंपल के सराउंड में, वो क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपोज करेगी आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ये क्या करेगी, अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स द ग्रेटर द शील्डिंग, यानी कि जब ये अपोज करेगी तो ये क्या बन जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बेसिकली अपोज कर रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये क्या बन जाएंगे, शील्ड बन जाएंगे। ये बेसिकली एक्ट एज अ शील्ड, और ये न्यूक्लियाई को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया बात। ओके अब जब इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, द ग्रेटर द शील्ड, बिकॉज प्रोटॉन एक्सपीरियंस लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट नीड्स अ लोअर फ्रिक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, अब पॉइंट समझिएगा। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर लोअर इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की लो वैल्यू जो है वो इम्पैक्ट कर रही होगी किसके ऊपर, आपके सैंपल के ऊपर। जब लो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी इन केस ऑफ ड्यू टू अपोजिंग, तो आपको जो एक्सटर्नल आप जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो वो भी आपको लो रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करना पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द प्रोटॉन एक्सपीरियंस लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट नीड्स अ लोअर फ्रिक्वेंसी टू अचीव द रेजोनेंस। तो फिर आपको लोअर फ्रिक्वेंसी आपको ज़रूरत होगी उस रेजोनेंस को अचीव करने के लिए। देयरफॉर केमिकल शिफ्ट अप फील्ड जाएगी, और इसको हम कहेंगे लोअर PPM की वैल्यू जाएंगे, और दिस इज़ द वाइस वर्सा। समझ गए बात। तो मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा तो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो लोअर इम्पैक्ट करेगी, और जब लोअर वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हम जो है ना वो जो एक्सटर्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। मोर विल बी द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मोर विल बी द रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो आपको लोअर रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करना पड़ेगी, जिसकी वजह से जो केमिकल शिफ्ट होगी वो लोअर की तरफ जाएगी। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके अब हम बात कर लेते हैं कि वे वी चूज़ TMS एज द स्टैंडर्ड। तो हम TMS को एज अ स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं। पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्नल इज़ ड्यू टू दी 12 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है ये बेसिकली रीज़नेबल है टू कंपेयर। इसी तरह
दिस इज़ द मोस्ट शील्डेड सिस्टम, और ये हमारा किसकी तरफ जाता है, ज़ीरो की तरफ जाता है, और हम इसको एज अ स्टैंडर्ड ले लेते हैं ईजीली, ठीक है। तो ज़ीरो इज़ द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर अदर्स। हियर नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिनोमेना, तो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से आपने देखा है प्लस आई इफेक्ट है, 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिनोमेना नहीं है कि जो आपकी शिफ्टिंग करवा देगा 0 से 1 2 3 ppm की तरफ लेके जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। इस तरह दिस इज द केमिकली इनर्ट, सो वी ऐड द TMS वाइल प्रिपेयरिंग द सैंपल, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है TMS की, ये केमिकली इनर्ट होता है, ये रिएक्ट नहीं करता, जस्ट एज अ स्टैंडर्ड वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो हम सैंपल लेते हैं, उसमें सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट कौन सा आपने लेना है, डिटीरियोरेटेड सॉल्वेंट, नॉन प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन ना हो। इस तरह हम क्या लेते हैं, TMS एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, और ये हमारा सैंपल क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। इस तरह दिस इज दी और प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज द लो बॉइलिंग लिक्विड, TMS इज द लो बॉइलिंग लिक्विड, सो वी इजीली रिकवर द सैंपल। ये इजीली इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ये जल्दी इजीली क्या हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है, और आपका सैंपल पीछे रिकवर हो जाता है। तो यही वजह है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, वी कैन आल्सो यूज़ द क्लोरोफॉर्म एज द स्टैंडर्ड, हम ले सकते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट TMS को ही स्टैंडर्ड ले सकते हैं, तो आप कोई और भी स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वो आपका TMS है। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो 0 के साथ बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करना आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, रीज़नेबल भी है, और अच्छा भी है, गुड भी है। इस तरह अगर आप लेते हैं क्लोरोफॉर्म को, तो वो कहते हैं क्लोरोफॉर्म को भी आप स्टैंडर्ड ले लेते हैं। अगर आप क्लोरोफॉर्म को स्टैंडर्ड लेते हैं तो फिर आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो 4 ppm होगा, वो 0 नहीं होगा। तो फिर आप बाकी जो प्रोटॉन्स होंगे आप उसको 4 के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़ वैल्यू हो रही है ppm की, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आपने कंपेयर करना होगा। और आई थिंक 4 ppm के साथ कंपेयर करना ये इतना ज़्यादा जो है ना वो रिलायबल नहीं है, जबकि जो 0 है, 0 के साथ बाकी प्रोटॉन को कंपेयर करना वो ज़्यादा एक्यूरेट भी है, रिलायबल भी है, सूटेबल भी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सॉल्वेंट चॉइस फॉर प्रोटॉन NMR। तो आप प्रोटॉन NMR में कौन कौन सा सॉल्वेंट चूज़ कर सकते हैं सैंपल बनाने के लिए। तो इसमें बहुत ही सिंपल बात मैंने की है कि आपने एक तो वो सॉल्वेंट चूज़ करना है जो डिटीरियोरेटेड हो, जो नॉन प्रोटोनेटेड हो, लाइक दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट आपने यूज़ करना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इस तरह D2A है, ये वो सॉल्वेंट हैं जिनमें प्रोटॉन है ही नहीं, तो आप ये यूज़ कर लेंगे तो ये आपकी सैंपल की पीक को इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके प्रोटॉन की पीक आएगी ही नहीं। इसी तरह कहा जाता है कि आप क्लोरोफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, लेकिन जो है क्लोरोफॉर्म की जो पीक आती है वो ऑलमोस्ट इसके प्रोटॉन की जो पीक आती है क्लोरोफॉर्म की वो भी 7.3 के राउंड अबाउट आती है। और जबकि जो एरोमेटिक सिस्टम होता है, जब हम बात करेंगे बेंजीन की, जो बेंजीन का जो प्रोटॉन होता है इसकी पीक भी ऑलमोस्ट 7.3 पे आती है। तो ये हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं ये हमारे सैंपल की पीक है या हमारे सॉल्वेंट की पीक है, तो ये ओवरलैप कर सकती हैं, इसको इंटरफेयर कर सकती हैं। बट अगर फिर भी अगर गौर से इसको देखें तो ये इंटरफेयर नहीं करती। द रीज़न इज़ दैट कि जो बेंजीन की जो प्रोटॉन की पीक्स आती हैं वो कोई एक सिंगल पीक नहीं आती, बल्कि इसके साथ और भी प्रोटॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग पे, तो ये मल्टीपल पीक्स आती हैं 7.3 के ऊपर। जबकि जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है इसकी एक सिंगल पीक आती है, ठीक है, और ये की क्या आती है, क्लोरोफॉर्म की पीक आती है लार्ज शॉर्प पीक आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्ज पीक आती है, शॉर्प पीक आती है, सिंगल पीक आती है 7.3 पे, जबकि जो बेंजीन की होती हैं जो पीक्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये मल्टीपल पीक्स होती हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। अगर आप क्लोरोफॉर्म भी सॉल्वेंट यूज़ करना पड़े तो कोई इशू नहीं है इतना। ओके, केमिकल शिफ्ट क्या है, केमिकल शिफ्ट बेसिकली क्या है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटॉन रिलेटिव टू द TMS, शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटॉन रिलेटिव टू द TMS। ये हम TMS के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन की शिफ्ट होती है वो, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कि आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उस प्रोटॉन को क्या करवाने के लिए, उस न्यूक्लियाई को एक्साइट एंड डी एक्साइट करवाने के लिए, तो वो रेशो ले लेंगे तो आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है देखें, दिस इज़ इन हर्ट्स, ये हमारे पास जो हर्ट्स में यूनिट होता है,
जबकि जो फ्रिक्वेंसी होती है ये मेगाहर्ट्ज़ में ली जाती है जनरली। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये बहुत ही वेरी 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 लो वैल्यू आती है। जब इसकी वेरी वेरी लो वैल्यू आती है तो पहले ही केमिकल का शिफ्ट का जो स्केल है वो 0 से लेकर कितने तक है, 14 ppm तक है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं यही सिंपल ये वाली रेशो लेते हैं इन दोनों की, तो भाई ये इतनी लो वैल्यू आती है, इतना स्मॉल स्केल बनता है कि आप उसको फंक्शनल ग्रुप को इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे हमने IR में किया था कि आप क्या लेते हैं, आप सेंटीमीटर में नहीं लेते, आप जो है ना वो नैनोमीटर में वैल्यू नहीं लेते, बल्कि आप उसको पर सेंटीमीटर में लेके जाते हैं ताकि वो जो गैप हो वो ग्रेटर हो और फंक्शनल ग्रुप को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको 10 रेज़ की पावर 6 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस 10 रेज़ की मिलियंथ पार्ट को हम क्या करते हैं, हम जनरली मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसी फैक्टर की वजह से हम इसको जो यूनिट दे देते हैं, हम यूनिट इसको नेम दे देते हैं, कौन सा दे देते हैं, ppm दे देते हैं। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। ओके, ये सारे रीज़न गिवन है। इस तरह हम एक और स्केल भी यूज़ करते हैं केमिकल शिफ्ट के लिए, टास्क स्केल भी हम कहते हैं, डेल्टा स्केल भी कहते हैं। तो टास्क स्केल जनरली रेयरली यूज़ होता है और ये 0 से 10 ppm ये स्केल होता है, ये नोट कीजिएगा। जबकि जो कार्बन 13 NMR का स्केल होता है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 0 से लेकर 200 ppm तक हमारा जो है ना वो जो केमिकल शिफ्ट का स्केल होता है वो कार्बन 13 का होता है। बहरहाल इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को क्या करते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि हमें पता चले, अंदाज़ा हो कि हमारी केमिकल शिफ्ट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर को देखा कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, रिड्यूस मैस है, इसके अलावा बाकी डिफरेंट फैक्टर्स लाइक हमारे पास जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट था, इंडक्टिव इफ़ेक्ट था, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की थी। तो यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को भी इन्हांस करने के लिए -I इफ़ेक्ट इन्हांस करता था। यहाँ भी -I इफ़ेक्ट और -M इफ़ेक्ट इसकी वैल्यू को इन्हांस करते हैं। कैसे करते हैं वो रीज़न बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास आपके प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द CH प्रोटॉन, एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, अगर इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है कोई -I इफ़ेक्ट जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू, इस प्रोटॉन की वैल्यू इन्हांस करेगी। पहले ये CH2 सिंपल था, CH2 था, तो इस प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी वो लोअर होगी। जब इसके साथ -I इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू को इन्हांस कर देगा और किस की तरफ लेके जाएगा, डी शील्डेड सिस्टम की तरफ लेके जाएगा और वैल्यू ppm की इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, -I इफ़ेक्ट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टूवर्ड इटसेल्फ। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस प्रोटॉन से जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो भाई ये जो हैगा ये लेस क्राउडेड प्रोटॉन हो जाएगा। जब ये लेस क्राउडेड प्रोटॉन होगा तो अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाईली अप्लाई होगा, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड हाईली अप्लाई होगा तो आपको जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी हायर यूज़ करनी पड़ेगी। द रीज़न इज़ दैट कि इसी वजह से इसकी जो केमिकल शिफ्ट होती है क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ये आपने याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि -I इफ़ेक्ट इज़ ग्रेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ppm, ठीक है। इसी तरह ये इन्वर्स है। इस तरह मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में भी सेम आप देखेंगे तो -M इफ़ेक्ट जो है ये केमिकल शिफ्ट को क्या करता है, इन्हांस करता है। इस तरह हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp है। तो जनरली होता क्या है कि s कैरेक्टर इंक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड द हाइड्रोजन बिकम द लेस, ठीक है। s कैरेक्टर जब इंक्रीज़ करते जाते हैं तो न्यूक्लियस के सराउंड में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो लेस हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, इन्हांस कर जाएगी और वो मोर डी शील्डिंग सिस्टम की तरफ जाएगा और केमिकल शिफ्ट जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम इस रीज़न को देखते हैं तो एक्चुअल में जो हमारे पास होना तो ये चाहिए कि ये ऑर्डर होना चाहिए कि sp की वैल्यू, प्रोटॉन शिफ्ट की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए केमिकल शिफ्ट की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। क्या ये ऑर्डर एग्जैक्टली फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं करता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस?
तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस होता है ड्यू टू दी एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। क्या होता है? एनआइसोट्रोपी इफेक्ट होता है, उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बट समटाइम ड्यू टू दी अनयूजुअल बिहेवियर, जिसको कहते हैं इट इज़ नोन एन एनआइसोट्रोपी। यह नॉन यूनिफॉर्म जो बिहेवियर होता है इसको हम कहते हैं एनआइसोट्रोपी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अनयूजुअल बिहेवियर या नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर की वजह से ये ट्रेंड फॉलो नहीं करता। तो एग्जैक्ट जो ऑर्डर प्रोटॉन एनएमआर में हम देखेंगे वो ये वाला ऑर्डर होगा। जो sp2 प्रोटॉन होगा उसकी वैल्यू हायर होगी, जो sp प्रोटॉन होगा फिर उसकी लोअर होगी, और सबसे लोअर जो होगी वो क्या होगी, sp3 की होगी। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है, याद रख लेना है, याद रख लेना है। वाई दिस ऑर्डर बिकम्स ड्यू टू दी एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। अब हम एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट है क्या उसको देखते हैं। ओके, वह sp शोज लोअर वैल्यू देन दी sp2। होनी तो ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्टर ग्रेटर है, तो लेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है, लेकिन इसकी वैल्यू लोअर हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? इसमें दो चीज़ें हैं, एक s करेक्टर है, एक पाई इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन है, एंड दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग फैक्टर। ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन है दिस इज़ द डोमिनेंट फैक्टर ऑन द s करेक्टर। ये नोट कर रहे हैं कैसे। जो पाई इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन है दिस शील्ड द डबल बॉन्ड सिस्टम, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम। ये बेसिकली क्या करती है, जो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम होता है पाई सर्कुलेशन उसको शील्ड कर देती है। क्या कर देती है? शील्डेड कर देती है उस सिस्टम को। जब शील्डेड करती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। इसी तरह जो पाई सर्कुलेशन होती है तो ये क्या कर देती है, ये डी शील्ड कर देती है डबल बॉन्ड सिस्टम को। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। क्या देखा गया? एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो पाई सर्कुलेशन है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को शील्डेड बॉन्ड बना देता है और डबल बॉन्ड को डी शील्डेड बना देता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू क्या कर जाती है, वो वेरी कर जाती है। ओके, और एरोमेटिक जो प्रोटॉन होगा डबल बॉन्ड, ये भी मोर डी शील्डेड सिस्टम होता है और इसकी वैल्यू 4 to 7 ppm तक चली जाती है। ओके, अब हम सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। तो जनरली सब्सटेंसेस इन द एरोमेटिक सॉल्वेंट गिव द सिग्नल एट लोअर केमिकल शिफ्ट देन द एलिफेटिक सॉल्वेंट। तो अगर आप एलिफेटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो आपको जो शिफ्ट होगी वो हायर वैल्यू पे मिलेगी, और अगर आप लोअर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यू लोअर शिफ्ट में मिलेगी। लाइक दिस, क्लोरोफॉर्म अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको हाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलेगी, और अगर आप एरोमेटिक सॉल्वेंट बेंजीन यूज़ करते हैं तो आपको लो केमिकल शिफ्ट मिलेगी। तो सो वी प्रेफर दी एलिफेटिक सॉल्वेंट। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फैक्टर है, एट लो कंसनट्रेशन होगी। अगर सैंपल की लो कंसंट्रेशन होगी तो लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देती है। यही रीज़न है कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं लाइक COOH प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू सबसे हायर होती है और ये ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 ppm के बीच में इसकी वैल्यू आ रही होती है। यहाँ भी हम रेंज को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ड्यू टू द नेबरिंग इन्वायरमेंट, ड्यू टू द डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये वैल्यू लोअर या हायर हो सकती है। ये आगे जाके रीज़न भी डिस्कस करेंगे।